Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. Our today's session is based on three important terms related to which questions in NET exam comes. The three most important terms are absurd literature, alienation effect, and theatre of absurd. All these terms are associated with the modern theatres, that is the theatre of absurd. First, let us see what is absurd literature is. The term is applied to a number of works in drama and prose fiction which have in common the view that the human condition is essentially absurd. Absurd, what does the word absurd means? Absurd का मतलब क्या होता है? Something meaningless. That is absurd. तो जो वर्क्स ड्रामा के हो गए या प्रोज फिक्शन के हो गए जिनमें हमें एक कॉमन अब्सर्ड थीम देखने को मिल रहा है, मीनिंगलेसनेस देखने को मिल रहा है, किस चीज में? ह्यूमन के कंडीशन में. एंड दैट कंडीशन कैन बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड ओनली इन वर्क्स ऑफ लिटरेचर. और ये जो कंडीशंस है, मीनिंगलेस के कंडीशंस है ह्यूमंस में, ये सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर के वर्क्स में ही शो किया जा सकता है, जो कि खुद एक एब्सर्ड है. दैट इज व्हाई द वर्ड एब्सर्ड मीन्स मीनिंगलेस एंड लिटरेचर मीन्स वर्क and works, characters, and plots. So, absurd literature consists of works which has meaninglessness in it. Meaninglessness can be shown to you through characters or plots. आपको दोनों जगह से meaninglessness show किया जा सकता है. This particular absurd literature was popularized in the mid 20th century, and absurd literature also has its roots in movements like surrealism and expressionism. If we look into some examples of works related to absurd literature, we have The Trial and Metamorphosis by Franz Kafka. Now, this particular movement, absurd, emerged in France after the horrors of World War II. Basically, राइटर्स ने क्यों सोचा एब्सर्ड थीम को डेवलप करना, एक ऐसा टेक्स्ट लिखना जो कि मीनिंगलेस है, कैरेक्टर्स को डेवलप करना जो कि मीनिंगलेस है, कुछ भी कर रहे उनके एक्शंस का मतलब नहीं निकल रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. वर्ल्ड वॉर 1 में क्या होता है कि पीपल वेर स्टिल होपफुल कि ओके दिस इज chaotic situation, ये बहुत ही बुरा समय है, but this will pass. Now again, when after some time World War II happens, all the people have lost their hope. बहुत कुछ उनका डिस्ट्रॉय हो चुका है, सेल्फ कैरेक्टर वो नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, सेल्फ आइडेंटिटी नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी होता है. तो वर्ल्ड वॉर 2 के केओस के कारण एब्सर्डिज्म सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो गया, जिसके कारण राइटर्स ने अपने वर्क्स में भी एब्सर्डिटी दिखाना शुरू किया. So it basically emerged in France after the horrors of World War II as a rebellion against basic belief and values in traditional culture and literature. So it was against the belief of God, ना, बिलीफ इन योर वैल्यूज, ट्रेडिशन, कल्चर एंड लिटरेचर. क्योंकि अगर आप इन सब चीजों पे बिलीफ दिखा रहे हो, सो अल्टीमेटली यू आर नॉट इन अ chaotic situation. You are able to find the meaning of your life. You are able to create your identity. But if you are not able to believe in your traditions, you are not able to believe in God, तब तो आप एक chaotic situation में हो. Absurd है ये. तो ये एक अगेंस्ट मूवमेंट था आपके बिलीफ्स और ट्रेडिशंस के. नाउ दिस पर्टिकुलर एब्सर्डिटी ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अ सेंस ऑफ एग्जिस्टेंशियल डिसइल्यूजनमेंट. इसमें आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चल जाते हो. यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई योर ओन कैरेक्टर कि आप क्या हो, क्यों हो, आप क्वेश्चन ये करते हो. पोर्ट्रेइंग लाइफ एज इरैशनल, आपको लाइफ इरैशनल लगता है, बेमतलब का लगता है, मीनिंगलेस लगता है और केओटिक लगता है. Often employing humor.
और कैरेक्टर्स राइटर्स ने इस पर्टिकुलर चीज को दिखाने के लिए कैरेक्टर्स में ह्यूमर भी डाला है थोड़ा, रिपीटेशन, आप एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड में जब केओस वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो लोगों को लगा कि वी आर इन अ वर्ल्ड ऑफ रेपिटेशन, जिसमें सारी चीजें वही वैसे ही रिपीट होते चल रही है। इलॉजिकल इवेंट्स कन्वे प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल एंजाइटी, और एंजाइटी ये सारे थीम्स हैं आपके एब्सर्ड लिटरेचर के, आपको इन सब चीजों के ऊपर ही एब्सर्ड लिटरेचर डेवलप्ड दिखेगा। So after 1940s, however, there was a widespread tendency, especially prominent in existential philosophy, such as Jean-Paul Sartre and Albert Camus. तो क्या होता है कि 1940s के बाद हमारे पास कुछ एग्जिस्टेंशियलिज्म रिलेटेड फिलोसोफर्स आते हैं, जीन पॉल सात्रे एंड एल्बर्ट कामस, जो कि हमें अपनी थ्योरी के साथ एब्सर्डिटी को एक्सप्लेन करते हैं। लाइक एल्बर्ट कामस का हमारे पास एक बहुत ही फेमस मिथ है, द मिथ ऑफ सिसिपस। इनका ये 1942 का ऐसे है जिसमें ये मिथ ऑफ सिसिपस बताते हैं कि मिथ ऑफ सिसिपस क्या है। सो सिसिपस वाज बेसिकली अ मैन हु वाज पनिश्ड बाय गॉड, और उसको क्या करना था, एक स्टीपी हिल है, खड़ा चढ़ाव ऐसा, और यहाँ पे एक राउंड रॉक है, पत्थर है, उसको इसको पुश करके ऊपर लेके जाना था। सो अगर ये स्टीपी हिल पे इसको पुश करके ऊपर लेके जाएगा तो इट विल रोल डाउन अगेन, वो वापस नीचे आएगा, देन he'll climb down and he'll take this up again and this will go in continuation. This is the punishment given to Sisyphus. अब ये यहां से absurdity कैसे आ रहा है, मीनिंगलेसनेस कैसे आ रहा है, Sisyphus is knowing that ये मीनिंगलेस है फिर भी वो कर रहा है, रिपीटिशन है, एक ही काम को बार बार दोहरा रहा है। So Jean-Paul Sartre and Albert Camus viewed a human being as an isolated existent. इन्होंने ह्यूमन को देखा कि ह्यूमंस जो है वो एक आइसोलेटेड इंसान है, हु इज कास्ट इनटू एन एलियन यूनिवर्स, और उसको ऐसा लग रहा है कि उसको एक एलियन जगह पे छोड़ दिया गया, यूनिवर्स पे छोड़ दिया गया, जहां पे वो अपना मीनिंग नहीं क्रिएट कर पा रहा है। टू कंसीव द ह्यूमन वर्ल्ड एज पोजेसिंग नो इनहेरेंट ट्रुथ, वैल्यू और मीनिंग, एंड टू रिप्रेजेंट ह्यूमन लाइफ इन इट्स fruitless search for purpose and significance as it moves from the nothingness whence it came forward, when it came toward the nothingness where it must end, and as an existence which is both anguish and absurd. So basically आप एक ऐसे लाइफ को जी रहे हो जिसमें कोई इनहेरेंट ट्रुथ नहीं है, वैल्यू नहीं है, मीनिंग नहीं है, जो कि ह्यूमंस की लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फैक्टर्स सारे आप कोई भी काम का पर्पस और सिग्निफिकेंस नहीं समझ पा रहे हो, नथिंगनेस इज एवरीवेयर, और यही चीज है जो ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है, एब्सर्ड। सो हमारा एब्सर्ड लिटरेचर भी ऐसा ही था। नाउ व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एब्सर्ड लिटरेचर? मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ आपको देखने को मिलेगा, पर्पसलेस लाइफ होगा कैरेक्टर्स का, उसमें अनसर्टेन होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और रैंडम होगा। Disjointed dialogues आपको देखने को मिलेंगे, because a person who is not able to create a meaning, the first thing that will be affected is their language. तो आपको disjointed dialogues इसीलिए देखने को मिलते हैं, कैरेक्टर्स अपने पास्ट के बारे में बात करेंगे एक दूसरे के, कॉन्वर्सेशंस जो है वो टूटे फूटे रहेंगे, फ्रैगमेंटेड रहेंगे आपके डायलॉग्स। इलॉजिकल स्ट्रक्चर रहेगा आपका प्लॉट का, कोई लॉजिक नहीं बनेगा उस प्लॉट का, क्लाइमैक्स नहीं समझ में आएगा, रेजोल्यूशन नहीं समझ में आएगा, सर्क्यूलर नहीं रहेगा, स्टैटिक नहीं रहेगा, उसमें कोई एक फ्लो नहीं चलेगा कहानी में। अगर बेस्ट एग्जाम्पल हम बोले कि आपको एब्सर्ड लिटरेचर समझना है तो आपको कौन सा टेक्स्ट पढ़ना चाहिए? यू शुड रीड वेटिंग फॉर गोडो। दिस इज अ टेक्स्ट बाय सैमुअल बेकेट। ये टेक्स्ट आप पढ़ोगे तो इसमें दो एक्ट है, बेसिकली दिस प्ले कंसिस्ट ऑफ 2 एक्ट, और इसमें जो है रिपीटिशन है, सेम कहानी रिपीट हो रही है। डे 1 इज सिमिलर टू डे 2, डे 2 is similar to day 3, every day same things happen and the characters are not even questioning why it is happening. यहाँ पे गोडो का मतलब है गॉड। तो हमारे पास 2 कैरेक्टर्स रहते हैं, इस्ट्रगन एंड व्लादिमिर, and these 2 characters are waiting for God कि God will come and provide them a path, वो उसको रास्ता दिखाएंगे, बट गॉड नहीं आ रहे।
आज भी नहीं आए, और लास्ट में एक लड़का आके बोलता है कि गॉड इज बिजी, ही सेड ही विल कम टुमारो। नेक्स्ट डे सेम चीजें हो रही है, थर्ड डे सेम, एंड दे आर कमिंग अगेन एंड अगेन एट द सेम प्लेस। एंड द ओनली चेंज दैट वी सी इज कि इनके पीछे एक ट्री रहता है जो कि लीफलेस रहता है फर्स्ट डे, एंड द सेकेंड डे एक एक पत्ता उसमें आ जाता है। सो वी आर गेटिंग टू नो कि टाइम चेंज हो रहा है, बट लोग उस रिपीटेशन के साइकिल में फंस गए। तो इसीलिए इलॉजिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पे। रिपीटेशन और स्टैग्नेशन देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा कि टाइम रुक गया है। एग्जिस्टेंशियल थीम्स जैसे कि आपको लोनलीनेस, कोई नहीं, आपको लग रहा है कि कोई नहीं, आई एम अलोन। आइसोलेशन, डिसअपेयर, एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। डार्क ह्यूमर और ब्लैक कॉमेडी दिखेगा। इसमें हमारे पास एक कैरेक्टर है लकी एंड पोजो, वेटिंग फॉर गोडो में। ये दो जो कैरेक्टर है ये डार्क ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं वहां पे। बेसिकली ये स्लेव्स एंड इंस्लेव्ड की कहानी सुनो वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उसमें ह्यूमर रहता है। तो वही डार्क ह्यूमर आपको देखने को मिलेगा। आप एक और प्ले पढ़ सकते हो, द बर्थडे पार्टी। दिस प्ले इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एब्सर्ड लिटरेचर। इसमें जो कैरेक्टर रहता है वो मीनिंगलेस चीजें कर रहे हैं, और उसके सराउंडिंग के कैरेक्टर्स भी मीनिंगलेस चीजें कर रहे हैं, और ह्यूमर क्रिएट हो रहा है उनके डायलॉग से। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ एब्सर्ड लिटरेचर. If we talk about the key writers, so we have Samuel Beckett and his work Waiting for Godot, which was published in 1953. And the plotline is that two men wait endlessly for someone who never arrives, and they feel emptiness, futility, and dark humor. अब अगर हम सैम्यूल बेकेट एज अ राइटर की बात करें तो यू नीड टू कवर ऑल द वर्क्स ऑफ सैम्यूल बेकेट। इनका कोई भी वर्क आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनके सारे वर्क से क्वेश्चंस बनते हैं। We have his work Endgame, which was published in 1958. Apart from that, we have his work Milon Dies, 1958, The Unnamable, 1960, and some other important works. तो आप इनका वो list cover करोगे। Then we have Eugene Ionesco. इनका work है The Ballad of Soprano and the Rhinoceros. Rhinoceros is also a very good play. इन दोनों play में he satirizes the breakdown of communication and conformity. नेक्स्ट इन वी हैव जीन जेनेट। इनका प्ले द मेड्स द बालकनी, जिसमें आपको आइडेंटिटी एक्सप्लोर होते हुए दिखेगा। पावर क्या होता है, रोल प्लेइंग एब्सर्ड सेटिंग्स में क्या होता है, ये देखने को मिलेगा। हेरोल्ड पिंटर, हमने इनका बर्थडे पार्टी अभी देखा कि आपको पढ़ना है। इनका एक और प्ले द डम वेटर। इनका और भी प्लेज है, आपको ये सारे राइटर्स को कवर करना है, इनके वर्क्स को, कोई सा भी वर्क्स को नहीं छोड़ना है। हेरोल्ड पिंटर में पिंटरेस्क साइलेंस, आपको उनके साइलेंस से एब्सर्डिटी क्रिएट हो रहा है, ये देखने को मिलेगा आपको इसमें। इनका फेमस टेक्निक है ये पिंटरेस्क साइलेंस। मिनिमलिस्ट डायलॉग का यूज करते हैं ये। अनएक्सप्लेन्ड थ्रेड्स मिलते हैं इसमें। टॉम स्टॉपर्ट का वर्क है रोजेनक्रैंस एंड गिल्डेस्टन आर डेड। ये जो दो कैरेक्टर है, ये दोनों कैरेक्टर आपको हैमलेट प्ले बाय शेक्सपियर में देखने को मिलेंगे। ये माइनर कैरेक्टर्स रहते हैं, हैमलेट के फ्रेंड रहते हैं। इन दोनों के ऊपर टॉम स्टॉपर्ट ने एक प्ले लिखा, एब्सर्ड प्ले, और उसमें कॉमिक स्पिन लाया, जिसमें आपको फुल ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले थीम्स देखने को मिलेंगे और एब्सर्ड थीम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इन वी हैव इज एडवर्ड एल्बी, हिज वर्क द जू स्टोरी एंड हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। ये दोनों पे नेट पे क्वेश्चन बना हुआ है। इन दोनों वर्क्स में आपको अमेरिकन एब्सर्डिस्ट थीम्स देखने को मिलेंगे, इमोशनल ब्रूटैलिटी देखने को मिलेगा, एंड डिस्कनेक्शन देखने को मिलेगा। कॉमन थीम्स की अगर हम लोग बात करें तो वही चीज, एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर, एलियनेशन एंड आइसोलेशन, ब्रेकडाउन ऑफ लैंग्वेज, रिपीटिशन एंड रूटीन, एब्सेंस ऑफ गॉड और मीनिंग, एंड अनसर्टिनिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड रियलिटी। सो अगर आपको किसी भी वर्क में ये सब थीम्स दिख रहे हैं, दैट वर्क कम्स अंडर एब्सर्ड लिटरेचर। Now, if we talk about the term absurd and existential, because दोनों एक जैसा ही लग रहा है, आप दोनों में मीनिंगलेसनेस में जा रहे हो, दोनों में ही आप मीनिंग नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, बट डिफरेंस क्या है? If we talk about मूड, तो एब्सर्ड लिटरेचर कॉमिक होता है, सरियल होता है, वाइल एग्जिस्टेंशियल थोड़ा सीरियस, एग्जिस्टेंशियल लिटरेचर जो होता है वो थोड़ा सीरियस होता है, फिलोसॉफिकल होता है। स्ट्रक्चर में एब्सर्ड लिटरेचर सर्क्यूलर होता है, एक ही जगह कहानी घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, और इलॉजिकल होता है।
एग्जिस्टेंशियल लिटरेचर मोर कोहेरेंट होता है और रिफ्लेक्टिव, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि टाइम तो बीत रहा है, सर्कुलर प्लॉट नहीं है, लेकिन आप इसमें मीनिंग नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, अपने एग्जिस्टेंशियलिज्म, आप अपने आइडेंटिटी पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। पर्पस की बात करें तो एब्सर्ड लिटरेचर यूज किया जाता है लाइफ की फ्यूटिलिटी को शो करने के लिए, एंड एग्जिस्टेंशियल लिटरेचर आपके पर्सनल मीनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लोर करता है। हमारे पास एग्जाम्पल्स में वेटिंग फॉर गोडो है एब्सर्ड लिटरेचर में, एंड द स्ट्रेंजर बाय एल्बर्ट कामस इज द एग्जिस्टेंशियल लिटरेचर। एब्सर्ड लिटरेचर जो है वो फ्यूचर में भी, आगे भी, प्रेजेंट में भी चैलेंज करता है ट्रेडिशनल थिएटर को, क्योंकि ट्रेडिशनल थिएटर्स में आपके मीनिंगफुल प्लेस हो रहे थे, एब्सर्ड लिटरेचर में मीनिंगलेस प्लेस हो रहे हैं, नैरेटिव फॉर्मेट बदल गया है। एब्सर्ड लिटरेचर एम्फसाइज करता है डिसरप्शन पे ओवर रेजोल्यूशन। इट कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस लिटरेचर, थिएटर एंड इवन फिल्म्स, जैसे कि काफका, फ्रांस काफका इंपॉर्टेंट राइटर है। एब्सर्डिस्ट सिनेमा है हमारे पास, एंड पोस्ट मॉडर्न प्लेस जितने हैं ऑलमोस्ट प्लेस एब्सर्ड लिटरेचर के फॉर्मेट में लिखे हुए। नाउ एलियनेशन इफेक्ट क्या होता है? पहले एब्सर्ड लिटरेचर हमने इसीलिए समझा क्योंकि एब्सर्डिटी को दिखाने के लिए हम लोग एलियनेशन इफेक्ट का यूज करते हैं, लोनलीनेस वाला पार्ट जो है। सो व्हाट इज एलियनेशन इफेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, एलियनेशन इफेक्ट जो है ये एक ड्रामेटिक टेक्निक है which was developed by the German playwright Bertolt Brecht. बर्टोल्ट ब्रैकेट ने भी विक्टर शोवलस्की के टर्म डीफेमिलियराइजेशन से इंस्पायर होके एलियनेशन इफेक्ट थिएटर में यूज किया है। सो एलियनेशन आपका मतलब, एलियनेशन का मतलब है कि आपके अंदर एक स्ट्रेंजनेस वाली फीलिंग आ रही है, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट। सो एलियनेशन इफेक्ट लाने का यही मतलब था, to prevent the audience from becoming too emotionally absorbed in the play. आप देखोगे तो एरिस्टोटल भी इसकी बात करते हैं कि कैथारसिस होना चाहिए ट्रेजेडी में, ताकि ऑडियंस बहुत ज्यादा कनेक्ट ना करे उससे। इन द सेम वे ये बोलते हैं एलियनेशन इफेक्ट होना चाहिए ऑडियंस के बीच में और प्ले के बीच में, कैरेक्टर्स के बीच में, ताकि वो बहुत ज्यादा इमोशनली अब्सॉर्ब्ड ना हो जाए उनके साथ, एंड कैरेक्टर्स जो है वो तो मीनिंगलेस है, एब्सर्डिटी वो शो कर रहे हैं, लेकिन हमारे रियल लाइफ ऑडियंस में एक क्रिटिकल अवेयरनेस होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली इंगेजमेंट होना चाहिए, वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को समझ पाए, ये फैक्टर्स होना चाहिए। इसीलिए हम लोग स्टेज में और इनके बीच में एक एलियनेशन क्रिएट करेंगे। इट इज ऑल्सो लाइक ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल ऑफ द थिएटर, जिसमें ऑडियंस विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट अ प्ले इज गोइंग ऑन। So it breaks the illusion of reality in theater. Alienation effect का यही काम था। Now, किसने डेवलप किया? हमने देखा बर्टोल्ट ब्रैकेट ने इसको डेवलप किया है। एपिक थिएटर में इसका काफी ज्यादा यूज होता है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड में भी यूज होता है, और एरिस्टोटेलियन थिएटर यानी कि एरिस्टोटल हमारे को जो बात करते हैं कि प्ले में कैथारसिस होना चाहिए, उसके जस्ट अपोजिट ये बात करता है कि रैशनल डिटैचमेंट होना चाहिए। एलियनेशन इफेक्ट का पर्पस क्या है? अभी हमने देखा टू स्टॉप द ऑडियंस फ्रॉम इमोशनली आइडेंटिफाइंग विद द कैरेक्टर्स, कि आप कैरेक्टर से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड ना हो जाओ। टू इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन। सोशल इनजस्टिस आपको क्योंकि करना मतलब सोशल इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होना है, क्लास स्ट्रगल है, पॉलिटिकल थीम्स है, तो आपको उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। और इसका क्या पर्पस है? टू टर्न पैसिव व्यूअर्स इनटू एक्टिव क्वेश्चनर्स, कि आप बैठ के बस प्ले देख रहे हो, कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करो नहीं, एक्टिव क्वेश्चनर बनिए, पूछिए क्यों हो रहा है ऐसा, क्या क्या रीजन है। इवन एजेंट्स ऑफ चेंज भी आप बन सकते हो, कि इवेंट्स बदल सकते हैं आपके कारण। सो ये पर्पस है इसका। क्या क्या टेक्निक्स का यूज होता है एलियनेशन इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए? सबसे पहले तो फोर्थ वॉल को ब्रेक किया जाता है, जिसमें एक्टर्स डायरेक्टली ऑडियंस के साथ बात करेंगे, डायरेक्टली। इसमें कोई सॉलिलॉकी जैसा चीज नहीं होगा, इसमें नैरेशन होगा और कमेंटिंग ऑन एक्शन, यानी कि कैरेक्टर का रोल ऐसे सेटअप किया जाएगा कि वो एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट्स हैपनिंग। विजिबल लाइटिंग दिखेगा आपको स्टेज में, और स्टेज मशीनरी जैसे टेक्निक्स यूज होंगे, यानी कि आपको ये जो इल्यूजन वाला चीज है वो ब्रोकन दिखाई देगा, और ये व्यूअर्स को बार बार किसी ना किसी एक्शन के थ्रू बताते रहेगा कि ये प्ले है,
प्ले कार्ड्स और प्रोजेक्शन का यूज हो सकता है, जैसे कि कोई कैरेक्टर आके टेक्स्ट पढ़ रहा है, स्लोगन पढ़ रहा है, समराइज हो रहा है शो स्टेज में, ये सारी चीजें होगी जिसके कारण आपको पता रहेगा कि ये परफॉर्मेंस है। बीच में सॉन्ग्स आएंगे, म्यूजिक आएंगे, इंटरप्शन क्रिएट किया जाएगा। एक्टिंग जो है वो हो सकता है कि कोटेशन मार्क्स में हो, यानी कि कैरेक्टर्स बिना पूरा कैरेक्टर बने आपको बस उस रोल के बारे में बता रहे, क्रिटिसिज्म प्रेजेंट कर रहे हैं। और नॉन लीनियर नैरेटिव है, यानी कि आपको इसमें टूटा टूटा कहानी दिखेगा, इमोशनल बिल्डअप नहीं होने देंगे वो आपका, पर थीम पे आपका फोकस रखेंगे। तो ये सारे टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप थिएटर्स में अपने एब्सर्ड वर्क्स में या एपिक थिएटर के सारे वर्क्स में आप एलियनेशन इफेक्ट को शो कर सकते हो। हमारे पास एग्जाम्पल है द गुड पर्सन ऑफ शेजवान, इसको गुड वुमेन ऑफ शेजवान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें कैरेक्टर्स जो है वो ऑडियंस से डायरेक्ट स्पीच में रहते हैं और अपना मॉरल डिलेमास एक्सप्लेन करते हैं। सॉन्ग्स भी आता है बीच में। हमारे पास एक फेमस कोटेशन है बर्टोल्ड ब्रैकेट का रिगार्डिंग द एलियनेशन इफेक्ट, दैट इज अ थिएटर व्हिच रिलाइज ऑन एम्पैथी इज नॉट इनफ, द थिएटर मस्ट टर्न इट्स ऑडियंस इनटू स्पेक्टेटर्स हु थिंक। सिर्फ आके कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली अटैच होना इज नॉट इनफ फॉर अ थिएटर। आप आओ एज अ स्पेक्टेटर, आप सोचो, क्योंकि आपका काम एज अ स्पेक्टेटर है वहां पे। दिस इज व्हाट बर्टोल्ड ब्रैकेट थॉट। नाउ अगर हम लोग एलियनेशन इफेक्ट और इमर्जन, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स है, दोनों में देखें तो क्या है, एक ट्रेडिशनल थिएटर है, एक ब्रैकेट के एलियनेशन इफेक्ट के बारे में बात हो रहा है। ट्रेडिशनल थिएटर में ऑडियंस एम्फेसाइज करेंगे कैरेक्टर्स के साथ, और एलियनेशन इफेक्ट जब यूज होगा ब्रैकेट के थिएटर में ऑडियंस क्वेश्चन करेंगे कैरेक्टर्स को और थीम्स को कि ऐसा क्यों है। ट्रेडिशनल थिएटर में आपको एक इमोशनल इल्यूजन बनते हुए दिखाई देगा, और एलियनेशन इफेक्ट में वो इल्यूजन ब्रेक होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि आप क्रिटिकल थिंकिंग करोगे वहां पे। ट्रेडिशनल थिएटर में कैथारसिस को यूज करने बोला गया है, और ब्रैकेट के थिएटर में अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन को यूज करने बोला गया है। पैसिव थिंकिंग आपको बोला गया है ट्रेडिशनल में, एंड एक्टिव इंटरप्रिटेशन बोला गया है बर्टोल्ड ब्रैकेट में। So this is the difference. Now, coming towards the last term, that is theater of the absurd. Theater of absurd है क्या? ये तीनों टर्म्स हमने अभी जो देखे, ये तीनों टर्म्स इंटर रिलेटेड है आपस में। आप देखोगे तो एब्सर्ड लिटरेचर में हमने एलियनेशन इफेक्ट का यूज किया, और उससे हमारा एक थिएटर बनता है जब वो परफॉर्म हो जाता है, दैट इज थिएटर ऑफ एब्सर्ड। सो व्हाट इज द थिएटर ऑफ एब्सर्ड? It is a 20th century dramatic movement that reflects the existential belief that human life is meaningless. तो ये absurd literature में जितने characteristics है उसी को showcase करेगा, but in a dramatic way. So it is a dramatic movement, absurd theater. इसमें भी आपका existential belief को reflect किया जाएगा. Life is meaningless. Language is unreliable. आप language पर rely नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा language fragmented है यहाँ पे. लॉजिक इज ऑफन फ्यूटाइल, क्योंकि आप सोच ही नहीं पा रहे हो, मीनिंगलेसनेस है, तो लॉजिक इज ऑल्सो फ्यूटाइल है, लॉजिक बदल सकता है आपका। एब्सर्ड थिएटर में जो एब्सर्ड थिएटर के अंदर प्लेस आते हैं वो क्या यूज करते हैं? नॉन सेंसिकल डायलॉग्स, हमने देखा है ये ऊपर भी, इलॉजिकल डायलॉग्स, रिपीटेटिव एक्शन, इलॉजिकल सिचुएशंस टू एक्सप्लोर द थीम ऑफ एब्सर्डिटी, एलियनेशन एंड डिसअपियर, और एक डार्क ह्यूमर क्रिएट करेंगे एब्सर्ड थिएटर में। सेम बात है। ये जो टर्म है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये कॉइन किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है नेट में, एंड इट इज कॉइन्ड बाय मार्टिन एस्लिन इन 1961 इन हिज बुक द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एंड इट वाज कॉइन्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू प्लेराइट्स, यानी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू प्लेराइट्स, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के जितने भी प्लेराइट्स है उनको इन्होंने, उनके वर्क्स को इन्होंने ग्रुप करके थिएटर ऑफ एब्सर्ड का नाम दिया, जिनके वर्क्स ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स को डिफाई करते, रिजेक्ट करते हैं, और वर्ल्ड को पोर्ट्रे करते विदाउट क्लियर पर्पस और ऑर्डर, कि वर्ल्ड में जरूरी नहीं है कि हर टाइम एक ऑर्डर रहे, एक क्लियर पर्पस रहे, उसके बिना ये हमारे वर्ल्ड को यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर एब्सर्ड थिएटर के कीवर्ड्स पूछा जाए आपसे, तो दीज आर द कीवर्ड्स जिसमें एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, ह्यूमन बीइंग्स एक मीनिंगलेस यूनिवर्स में ट्रैप्ड है, प्लॉट हमने देखा है कि सर्कुलर प्लॉट रहेगा इसमें, इलॉजिकल डायलॉग्स रहेगा, और मिनिमलिस्ट सेटिंग रहेगा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एनवायरनमेंट का भी सेटिंग रहेगा, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि वो चीज वहां कर क्या रहा है, रिपीटेशन दिखेगा आपको इसमें कैरेक्टर्स के एक्शंस में, वर्ड्स में, ह्यूमर क्रिएट होगा, और कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होगा इसमें। जनरली ट्रेजेडी या कॉमेडी में क्या होता है, या तो कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है या तो कैरेक्टर का डाउनफॉल हो रहा है, इसमें कुछ नहीं होगा, कैरेक्टर सेम पेस में चलते रहेगा।
अगेन इसका बेस्ट एग्जांपल वेटिंग फॉर गोडो है, जिसमें दो मैन एंडलेसली वेट कर रहे हैं गोडो के लिए। डायलॉग्स इनके सर्क्यूलर है, सेम सेम डायलॉग्स रिपीट कर रहे हैं। अगर एब्सर्ड थिएटर के कोर थीम्स के बारे में हम लोग बात करें तो मीनिंगलेस ऑफ लाइफ, रिपीटिशन एंड मोनोटोनी, फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, एब्सर्डिटी ऑफ रीजन एंड वेटिंग एज मेटाफॉर फॉर ह्यूमन कंडीशन। ह्यूमन वेट करते रहेगा वहां पे कि होगा होगा, बस वेट कर रहा है वो एंडलेसली, मीनिंगलेसनेस। तो ये तीनों टर्म्स में आपको कॉमन बातें मिलेंगी, कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट if we are talking about absurd literature, it is a bigger term, and to show the elements of absurd literature like loneliness, we are using the alienation effect, and we are using alienation effect to audience को ये बताने के लिए that this is not the illusion, reality और illusion के बीच में उनका break through करने के लिए। एंड एब्सर्ड थिएटर जो है वो सारे प्ले राइट्स जो इस पैटर्न में लिख रहे थे, यानी कि एब्सर्ड लिटरेचर लिख रहे थे, उनको ग्रुप कर दिया गया एब्सर्ड थिएटर में, यानी कि उनके प्लेज आ गए एब्सर्ड थिएटर में। एलिनेशन, वही ट्रेडिशनल ड्रामा और एब्सर्ड ड्रामा की बात करें तो ट्रेडिशनल ड्रामा में आपको एक लॉजिकल प्लॉट मिलेगा, एब्सर्ड ड्रामा में आपको सर्कुलर और फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर मिलेगा। ट्रेडिशनल ड्रामा में क्लियर डायलॉग मिलेगा, इसमें रिपीटेशन देखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल ड्रामा में कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, इसमें कैरेक्टर आपका फ्लैट रहेगा। ट्रेडिशनल ड्रामा में रियलिस्टिक सेटिंग्स रहेगा, एब्सर्ड में मिनिमलिस्टिक सेटिंग्स रहेगा। ट्रेडिशनल ड्रामा में इमोशनल एंगेजमेंट होगा, इसमें डिटैचमेंट होगा, कंफ्यूजन होगा और एलियनेशन होगा। थिएटर ऑफ एब्सर्ड मॉडर्न ड्रामा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे जितने मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न ड्रामास हैं वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड में ही आते हैं। एंड थिएटर ऑफ एब्सर्ड इनकरेज्ड एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग। बहुत सारे राइटर्स ने फिर इस पर्टिकुलर चीज में एक्सपेरिमेंट किया है इन राइटिंग लिटरेचर, एब्सर्ड लिटरेचर, और अभी भी ये हमें इंस्पायर करता है। और अगर हम वेटिंग फॉर गोडो के टेक्स्ट का बात करें तो सबसे फेमस कोटेशन है, नथिंग टू बी डन, नो वन गोज नो वन कम्स। आई होप कि आप लोग को ये तीनों टर्म्स अब क्लियर हो गए हैं, लाइफ में आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप इस पीपीटी को रीड कर लेते हो एक बार और समझ लेते हो इस वीडियो से, आई गारंटी यू कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगा टू आइडेंटिफाई क्या है नहीं है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। टू गेट द पीडीएफ you can join my telegram link. The description for the telegram link is the link for the telegram link is mentioned in my description. आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे ये सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे एज इट इज। Now I would like to end my session. I hope that you all enjoyed the session. Please subscribe, share with your knowns, and और भी अगर कोई है जिनको आपको लगता है कि जो नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको शेयर करिए, comment as well. Thank you.